अब ये हम जो बात कर रहे हैं ये सब कुछ हो रहा है, वैदिक टाइम की बात हो रही है ना। तो वैदिक टाइम के रिलीजन के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो रिलीजन में ध्यान ये रखिएगा आप, तो स्टार्टिंग इन द सेंस वैदिक टाइम में जो रिलीजन था, यानी जो पूजा हो रही है भगवान की, वो सिर्फ प्रकृति है, यानी नेचर नेचर वर्शिप हुआ करती थी स्टार्टिंग में। तो द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यन वर करेक्टराइज्ड बाय सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब ये हुआ, आज की तरह उस जमाने में बहुत ज्यादा आडंबर नहीं होगा। आडंबर कहने का मतलब हुआ कि भव्य आयोजन नहीं किया जाएगा कि हवन वगैरह करना है तो उसके लिए बहुत बड़ा सेटअप लगाया गया, वो सब कुछ नहीं होगा। दे रिवर्ड एंड पर्सोनिफाइड नेचुरल फिनोमिना। बेसिकली वो प्रकृति की यानी नेचर की, जैसे बारिश हो गया, आंधी हो गई, सन हो गया, मून हो गया, उनकी पूजा करेंगे। अट्रीब्यूटिंग डिवाइन क्वालिटीज टू एंटिटीज सच एज पृथ्वी, यानी हर एक इकाई को, यानी हर एक चीज को वो डिवाइन मान लेंगे। डिवाइन मानने का मतलब देव्य, दिव्य मान लेंगे उसको। किस चीज को दिव्य माना जाएगा? जैसे कि मान लीजिए बारिश हो रही है, दिव्य है। आंधी आ गई, वो हवा, बिजली चमकना, ये सब कुछ उनको ये दिव्य मान लिया जाएगा। तो एंटिटी सच एज पृथ्वी, पृथ्वी यानी अर्थ, अग्नि यानी फायर, वायु यानी हवा, वरुण यानी रेन, इंद्र यानी थंडर, इन सभी को एज अ गॉड वहां पर पूजा की जा रही होगी। डिस्पाइट द वर्शिप ऑफ न्यूमरस deities, द वैदिक एज exhibited tendencies towards monotheism। मोनोथिज्म का मतलब भगवान एक ही है। हालांकि बहुत सारे भगवानों की पूजा की जा रही है, लेकिन वो सभी को हम यूनाइट ही मान रहे हैं। यूनाइट मानने का मतलब ये हुआ कि सभी मिलजुल के एक ही देव बनाते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। With the emergence of the concept of a single supreme power governing the universe, माना यह जाएगा कि पूरी की पूरी प्रकृति को चलाने वाला, यानी पूरे पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली जो पावर है वो एक ही है, सिंगल पावर है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ठीक है, तो ये हो गया गॉड के बारे में। अब इस इन गॉड्स के अंदर भी इंद्र held the utmost importance among the gods। सबसे मेन गॉड कौन सा माना गया है? इंद्र। ऑल्सो नोन एज पुरंदर, तो ये एक और नाम है, तो ध्यान रखना है आपको। इंद्र का एक और नाम क्या हो जाएगा? पुरंदर। द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, पुरंदर का मीनिंग होता है जो किले तोड़ दे। किले यानी फोर्ट, फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देने वाला। एंड द डीटी एसोसिएटेड विद द रेन, और साथ ही साथ ये वर्षा का देवता भी माना जाएगा, यानी बारिश भी इन्हीं के आदेश पर हो रही है, ऐसा ये मान के चलते हैं। अग्नि सर्व्ड एज अ सिग्निफिकेंट इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड्स एंड वर्शिपर्स, और यहाँ पे अग्नि को इनका मध्यस्थ देवता माना जाएगा। मध्यस्थ देवता का मतलब ये होता है कि अगर आहुति या फिर हवन करना है तो जो भी चीज भगवान को अर्पित की जाएगी वो आग में डाला जाएगा, और आग से वो चीज यानी अग्नि से वो चीज उस देवता के पास पहुंच जाएगा। ये काम आप लोगों ने भी कई बार किया होगा, जब घर में आपने पूजा वगैरह की होगी तो हम खाने की सामग्री वगैरह भी, यानी अलग अलग प्रकार की सामग्री और खाने का सामान आग में डालते हैं, आहुति लगाते हैं और बोलते हैं भगवान के पास पहुंच गया होगा। वही चीज यहाँ पे ये डेवलप हो रही है। सोमा represented the god of plants, while the Marut personified storm, यानी मारुति, आपको मारुति नंदन नाम सुना होगा आपने, हनुमान जी के लिए बोलते हैं हम लोग। तो वो क्या है? स्टॉर्म का देवता है, यानी एक तरीके से तेज हवाएं। फीमेल डीटीज लाइक अदिति एंड उषा एग्जिस्टेड, उस जमाने में भी फीमेल डीटीज भी है। फीमेल यानी जो गॉडेसेस हम जिनकी बात करते हैं, तो गॉडेसेस भी यहाँ पे होंगी। But the patriarchal nature of society elevate male gods to greater prominence। लेकिन होगा ये क्योंकि सोसाइटी क्या है? पैट्रियार्कल सोसाइटी है, फादर जहाँ पे डोमिनेट करता है, और इसी वजह से यहाँ पे मेल गॉड जो होंगे वो डोमिनेंस में होंगे, या फिर हम ये मान सकते हैं कि मेल गॉड को ऐसा माना जा रहा है कि वो ज्यादा पावरफुल होंगे।
ठीक है, अब यहाँ पे एक लिस्ट है कि कौन से गॉड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, वरुण, रिवर्ड एज अ गॉड ऑफ ट्रुथ एंड मोरल ऑर्डर। वरुण को सत्य और ऑर्डर, मोरल ऑर्डर का देवता माना जाता है। मोरल ऑर्डर यानी नैतिकता, एक तरीके से आप मान सकते हैं। दूसरा है मारुत, यानी मारुति नंदन, जो वाला टर्म है वो वाला मारुत, वर्शिप्ड द गॉड ऑफ स्टॉर्म्स। इनको स्टॉर्म का देवता बोला जाएगा। इसके बाद अगला है उषा, ऑनर्ड एज अ गॉडेस ऑफ डॉन। डॉन मतलब सुबह, सुबह या शाम, उसे हम लोग डॉन बोल रहे होते हैं। वो समय जब सूर्य निकल के आ गया है लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। ऐसे ही इवनिंग का समय, जब हमको सूरज लगता है कि डूब गया है लेकिन तभी जो लाइट आती रहती है, उस टाइम को हम लोग इससे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी। तो पृथ्वी तो आपको मालूम ही है, गॉडेस है ग्रेन्स की एंड प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन यानी दोबारा से निर्मित करने की शक्ति इनके पास है। तो पृथ्वी को हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें ग्रेन वगैरह इसी से हमारे हमको मिलते हैं, तो इस तरीके से हमने इनको डिफाइन किया हुआ है। देन विष्णु, acknowledged as a god of presiding over the three worlds। यानी विष्णु को एक तरीके से माना जा रहा है कि ये तीनों दुनियाओं को चलाने वाले इंसान है, यानी उनसे ऊपर, मतलब भगवान है, उनसे ऊपर है। देन सूर्य, रिकॉग्नाइज्ड एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ डार्कनेस। चाहे आप डिस्ट्रॉयर ऑफ डार्कनेस बोल दो या फिर आप ऐसे बोल दो कि ये वो भगवान है जो रोशनी के देवता है, तो एक ही बात हो गई। ये वो सारे गॉड्स हैं जो वैदिक टाइम में, ध्यान ये रखिएगा, वैदिक टाइम में और आफ्टर वैदिक टाइम में डिफरेंस ये आएगा। वैदिक टाइम में तो अधिकतर जो पूजा की जा रही होगी वो नेचर की जा रही होगी, लेकिन जब लेटर वैदिक वाला टाइम आएगा तो वहां पे अब नेचर की बजाय मूर्ति पूजा प्रारंभ हो जाएगी। अगला देखो नेचर ऑफ वर्शिप, तो टेम्पल एंड आइडल वर्शिप वर अब्सेंट। ये देखो लाइन लिखी हुई है कि अभी तक मूर्ति पूजा नहीं है, वैदिक टाइम में मूर्तियों की पूजा नहीं की जा रही है। द अर्ली वैदिक पीरियड with prayers offered to God in anticipation of reward, offering the ghee, milk, grain were customary accompanied by elaborate rituals। कहने वाली बात ये हुई, अभी तक सिर्फ नेचर की पूजा की जाएगी, और क्योंकि नेचर हमें कुछ दे रही है तो बदले में हम भी उन्हें कुछ दे रहे हैं। और वो चीजें क्या है, मिल्क है, घी है, ग्रेन्स है, और इनको अर्पण करने का भी एक तरीका होगा, एक पूरा तौर तरीका, रिचुअल्स, उसको फॉलो किया जाएगा। वर्शिप प्राइमरली एम्ड एट फुलफिलिंग earthly desires such as progeny, livestock, sustains, wealth, health, rather than spiritual enlightenment or alleviation of suffering। अब ध्यान ये रखिएगा, जितनी भी पूजा की जा रही है वो सब कुछ इस सांसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। अर्दली डिजायर यानी इस धरती पर जब हम लोग रहते हैं तो यहाँ पर रहने के लिए जरूरत है हमें, उसके लिए हम लोग इसमें पूजा कर रहे हैं। कभी भी कहीं पर भी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए पूजा नहीं की गई है, और ना ही किसी मुसीबत से बचने के लिए यानी किसी बीमारी से बचने के लिए पूजा नहीं की जा रही है। मतलब जैसे हम लोग होता है भगवान जॉब लगवा दो, भगवान गाड़ी दिला दो, इस तरीके से वही यहाँ पे भी हो रहा है। कभी भी ऐसा नहीं मांग रहे कि भगवान मोक्ष दिला दो, है ना, मोक्ष नहीं मार दो हमको, ऐसा कोई नहीं मांग रहा है ना। ना ही कोई एनलाइटमेंट की बातें कर रहा है कि भाई हमें ज्ञान प्राप्त हो, ये कुछ नहीं। हर कोई नंबर मांग रहा है कि हाँ भगवान नंबर दिला दो, उस तरीके से, है ना, कि अच्छे नंबर आ जाए एग्जाम में। एनलाइटमेंट और एलिवेशन ऑफ सफरिंग, सफरिंग मतलब ये मृत्यु और जीवन के चक्र से बाहर निकलने की बात कोई नहीं कर रहा है। आगे ध्यान रखिएगा, अनलाइक लेटर वैदिक टाइम्स। अब देखो यहीं पे है ना, आप ये समझ लीजिए, लेटर वैदिक की बात भी कर लेते हैं। द मैजिकल पोटेंसी ऑफ स्पोकन वर्ड हैड लेस सिग्निफिकेंस। मैजिकल पोटेंसी का मतलब होता है कि जादुई शब्दों की बातें अभी यहाँ पे नहीं की जाएंगी। जबकि लेटर वैदिक का जब टाइम आएगा ना, तो लेटर वैदिक टाइम में अधिकतर चीजें डिस्टॉर्टेड हो जाएंगी, अलग तरीके से चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। एनिमल सेक्रीफाइस, जानवरों की बलि दी जाएगी।
इंक्लूडिंग हॉर्सेस, बफेलो, रैम्स, बुल्स। अच्छा, कल मैंने बोला था रैम्स के बारे में पता करना, क्या होता है ये, किसी ने देखा? हाँ जी, किसी ने चेक किया था? भेड़ को बोलते हैं भेड़, ठीक है ना, शीप। बुल्स ओकेजनली काउ। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जिन जानवरों की बलि दी जा रही है वो तो कौन कौन से हो गए, हॉर्सेस हैं, बफेलो हैं, भेड़ है, बुल है। और कभी कभी ओकेजनली किसका बलि दिया जाएगा, काउ का। were practiced, there was no specialized priestly class dedicated to performing religious rites। और अभी तक ये ध्यान रखिएगा, अभी तक कोई भी डेडिकेटेड कोई पंडितों की या प्रीस्ट लोगों की कैटेगरी नहीं है जो ये सब कार्य करवाएंगे, है ना। ये बाद में धीमे धीमे डेवलप होगा मामला, कि अब इनका काम ये हो जाएगा, किसी एक प्रकार के इंसान को सिर्फ एक तरह का काम ही करना है, वो बाद में डेवलप होगा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। The concept of reincarnation of life after death was not fully developed। और अभी तक पुनर्जन्म की बात भी नहीं हो रही है, ना तो अवतार की बात हो रही है कि कोई अवतार लेके आएगा, और ना ही ऐसी बात की जा रही है डेथ के बाद भी कोई लाइफ है, उसकी बात नहीं हो रही है। एंड ऋग्वेदिक hymns lacked a consistent theory regarding the matter। और ऋग्वेदिक जो भी लिटरेचर हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी रिगार्डिंग द मैटर, यानी दुनिया क्या है, प्रकृति क्या है, उसके बारे में ये बिल्कुल नहीं बताया जा रहा कि दोबारा से जन्म होता है या फिर दोबारा से कोई धरती पे वापस जन्म लेता है, इन सब बातों के बारे में नहीं लिखा गया अभी तक। तो ये तो हो गया वैदिक अ, वैदिक टाइम की बातें। अब थोड़ा आइए लेटर वैदिक पर। हमें ये समझ लेना है कि वैदिक टाइम में सब कुछ अच्छा था, लेटर वैदिक में चीजें अब बिगड़ना शुरू हो जाएंगी, चीजें रिजिड हो जाएंगी, तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, एक कास्ट से दूसरे कास्ट में कन्वर्जन डिफिकल्ट हो जाएगा, और जो जिस कास्ट में होगा चाहे उसके अंदर वो गुण हो या ना हो, तब भी उसे उसी कास्ट के अंदर माना जाएगा। ये चीजें डेवलप होंगी लेटर वैदिक एज में। तो अगला पार्ट जो है वैदिक के बाद वो है लेटर वैदिक एज। तो यहाँ पे देखिए, इन द लेटर वैदिक पीरियड आर्यन एक्सपेंडेड फर्दर ईस्टवर्ड एज रेफरेंस्ड इन द सतप्ता ब्राह्मण, मतलब सतपथा ब्राह्मण में ये बताया गया है। रीचिंग द ईस्टर्न गैंजेटिक प्लेन, कहाँ तक पहुंच रहे हैं ये लोग, गंगा के पूर्वी तट की तरफ। लेटर वैदिक लिटरेचर मेंशन वेरियस ट्राइबल ग्रुप इन एंड किंगडम्स विद द इमर्जेंस ऑफ लार्ज किंगडम बीइंग अ नोटेबल डेवलपमेंट। यानी लेटर वैदिक टाइम में बताया गया कि बहुत सारे किंगडम डेवलप हो गए, काफी सारे किंगडम्स बन चुके हैं, उनमें अपना डेवलपमेंट हो चुका है। और इनिशियली द कुरु एंड पांचाल किंगडम फ्लोरिश्ड, फ्लोरिश मतलब उन्नति करेंगे, विद प्रोमिनेंट रूलर्स लाइक परीक्षित एंड जन्मेजय। ठीक है, ये दो प्रोमिनेंट रूलर्स हैं इनके। लीडिंग द कुरु किंगडम वाइल प्रभना जेवाली गेन पॉपुलरिटी एज ए रूलर ऑफ द पांचाल्स। तो पांचाल का रूलर हो जाएगा जीवाली, ठीक है। नोन फॉर सपोर्ट ऑफ एजुकेशन, ये ध्यान रखना, इसने पहली बार एजुकेशन के सपोर्ट की बात की है, अभी तक एजुकेशन का टर्म आया ही नहीं था, अब आया टर्म एजुकेशन। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द कुरु एंड पांचाल्स अदर किंगडम सच एज कौशल, काशी, विदेहा रोज टू प्रोमिनेंस। तो ये ध्यान रखना, पुराने जमाने के बड़े बड़े किंगडम्स हैं, कुरु और पांचाल हो गया, देन कौशल, काशी, विदेहा, विद नोटेबल रूलर लाइक अजात शत्रु इन काशी, ठीक है, जनक इन विदेहा, विद इट कैपिटल मिथिला। ठीक है, नाम देखो वही है, जनक, मिथिला, ठीक है। फिर है यज्ञवल्क्य, रिनाउंड स्कॉलर अडॉर्न जनक कोट, जनक के दरबार के स्कॉलर यानी ज्ञानी महान पुरुष थे। अब थोड़े नाम देखो थोड़े डिफिकल्ट होते हुए जा रहे हैं, एक बार में याद नहीं होंगे, दो चार बार आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। अगर आप ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आपको डिफिकल्ट लगेंगी ये सारी चीजें, लेकिन आपको बार बार रीड आउट करना है, तो बार बार पढ़ना है, तो जाके थोड़ा सा आपका कमांड इन में बनेगा।
अगला देखिए और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं लेटर वैदिक टाइम में। ईस्टर्न मोस्ट ट्राइबल किंगडम इंक्लूडेड मगध, अंग एंड गंगा। हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे जहाँ पर हम लोग महाजनपद, जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, तब ये महाजनपद आएंगे आपके। ये सारे वही एरिया हैं जो महाजनपद के नाम से जाने जाते थे। Then later Vedic scriptures mention India's division into three regions. पुराने अगर हम किताबों में देखते हैं, पुराने इंस्क्रिप्शन में अगर हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि इंडिया का डिवीजन तीन पार्ट में हो रखा था। कौन कौन सा? पहला है आर्यवर्त, नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट। देन मध्य देश यानी सेंट्रल इंडिया। देन दक्षिण पंथा, साउथ इंडिया। तो ऑब्वियसली तीन ही पार्ट होते हैं, नॉर्थ साउथ और सेंट्रल। तो ये वही चीज है कि नॉर्थ साउथ और सेंट्रल में डिवाइडेड था। Additionally, during this period, two further collections of Vedic texts were composed: the Yajurveda Samhita and Atharvaveda Samhita. तो आपको ऐसा समझना है कि वेदों का तो डेवलपमेंट कब हुआ? वैदिक टाइम में, वैदिक एज में। वैदिक एज के बाद लेटर वैदिक टाइम में जो डेवलप हो रहे हैं वो कौन से वेद टाइप है? यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब यहाँ पे अगेन थोड़ा सा बताया हुआ है, द हिम्स विद इन द यजुर्वेदा आर अकम्पनीड बाय द रिचुअल्स दैट रिफ्लेक्ट द सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। सोशियो पॉलिटिकल मतलब सामाजिक राजनीतिक, सामाजिक राजनीतिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी कौन बताता है? यजुर्वेद। इन कॉन्ट्रास्ट अथर्ववेद comprises charm and spell aimed at warding off evil। इसका मतलब ये है अथर्ववेद में जादू टोना, साथ ही साथ वो सारी प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है जो आर्य लोग प्रैक्टिस किया करते थे, यानी यूज किया करते थे। इसमें जादू टोना है और बीमारियों को ठीक करने के तरीके हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, वो लाल किताब और वो वशीकरण, वो सब कुछ जो आप जितने भी जादुओं के बारे में सुनते हो, वो उनका ओरिजिन पॉइंट क्या है? उन सभी का ओरिजिन पॉइंट है अथर्ववेद। कभी आपका मन करे कुछ जादू वादू करने का, वैसे तो करना सही नहीं है चीज, लेकिन इसमें लिखा हुआ है ना, अथर्ववेद वगैरह में ये सब चीजें बताई गई हैं। सो following the Samhitas and Brahmans emerged offering a collection of literature discussing the social and religious aspect of rituals। और धीमे धीमे अब ध्यान होगा, जैसे ही वैदिक टाइम गुजरेगा वैसे ही हर एक तरीका, हर एक रिचुअल और ज्यादा रिजिड होता हुआ चला जाएगा। रिजिड होने का मतलब ये हुआ कि अब उसमें परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल है। परिवर्तन करने से मुश्किल से मतलब ये चीज है कि आप उससे अब बदल नहीं सकते हो। जैसा एक बार कोई एक सोसाइटी में जन्म ले लिया तो अब उसकी आने वाली जनरेशन उसी में रहने वाली है, उनको बदला नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं आयरन कल्चर पर। आयरन कल्चर का मतलब ये हुआ कि कौन से समय में लोगों ने मेटल के चीजों को उपयोग में आना शुरू कर दिया था। तो अराउंड 1000 BC iron gained popularity and was found within tombs located in पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान। अब देखो क्या है ना, उस जमाने में हम लोग तो थे नहीं, तो हम लोगों को कैसे मालूम पड़ा होगा कि वहां पे आयरन का यूज हो रहा है? हम लोगों को ये चीज मालूम पड़ी है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टॉम्स जो कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान में थे, उनके अंदर लोहा पाया गया। By approximately 800 BC, iron began to be utilized for crafting weapons। सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं वो सबसे पहले की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आयरन, लोहे का उपयोग हथियार बनाने के लिए किया गया ने लगा। वो कब की बात है? 800 BC की। और कहां पर? सच एज एरोहेड एंड स्पीयर हेड इन उत्तर प्रदेश। हमें कुछ हथियार या उपकरण या फिर जो बोल सकते हैं कि तीर का नॉक वाला पॉइंट, आगे वाला पार्ट, वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। इन लेटर वैदिक लिटरेचर आयरन इज रेफर्ड एज अ श्यामा और कृष्णा आयरन। प्रारंभ में आयरन को क्या बोल रहे हैं? श्यामा और कृष्णा। वाइल एग्रीकल्चर बिकेम फंडामेंटल। अब ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर अभी भी क्या है?
फंडामेंटल है, बेसिक तरीके से की जा रही है। इट शो वाइड स्प्रेड अडॉप्शन विद राइस एंड व्हीट, becoming more prevalent during the later Vedic period। और अब ये वो समय आ चुका है जब गेहूं और चावल, ठीक है, सबसे पहले जो फार्मिंग करना डेवलप हो रहा है, तब गेहूं और चावल इतना महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन लेटर वैदिक आते होते, यानी वैदिक टाइम के बाद वाला जो टाइम रहा, उसमें गेहूं और चावल सबसे मुख्य भोज्य भोज्य पदार्थ बन गया। और इसीलिए आज भी हम लोग देखो सबसे ज्यादा यही खाते हैं, गेहूं और चावल। द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल spurred the development of various art and craft। और जब मेटल के बारे में हम लोग जान गए तो बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट बनना डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। Occupations such as smelting, iron working, copper smithing and carpentry involved। क्योंकि मेटल के बारे में जान चुके हैं तो कुछ लोग वो होंगे जो मेटल का काम कर रहे होंगे, जो मेटल के उपकरण बना रहे होंगे, तो कुछ लोग मेटल को पिघलाएंगे। उन सभी चीजों का वर्कअप होना स्टार्ट हो जाएगा। During the later Vedic era, four types of pottery were prominent। चार तरह की pottery यानी मटके बनाने का काम किया जाता है। कैसे कैसे? ब्लैक एंड रेड वेयर, मतलब लाल और काली मिट्टी के मटके। ब्लैक स्पिल्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर। कहने वाली बात है चमकदार ग्रे वेयर, कुछ ब्लैक और स्लिप्ड वेयर, मतलब कुछ ऐसे चिकने घड़े टाइप की चीजें बनाए जा रहे हैं। और लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाएंगे, बर्तन या घड़े, है ना। मुख्य रूप से घड़े, सुराही, इस तरह की चीजें बनाई जाती थी। अब आइए नेक्स्ट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहा होगा लेटर वैदिक एज में। तो देखो ऊपर तो हमने जो पहले समझा था वो सब कुछ क्या था, वैदिक वाला। अब बात हम लोग कर रहे हैं कि लेटर वैदिक में क्या अंतर है, पर आपको इसकी टेबल भी बना लेनी है कि वैदिक और लेटर वैदिक में डिफरेंस क्या है। वैदिक टाइम में कैसे काम हो रहा था, लेटर वैदिक में कैसे होना स्टार्ट हुआ, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। तो आपको थोड़े से डिफरेंस आने चाहिए वैदिक और लेटर वैदिक के। देखिए इसमें ड्यूरिंग द लेटर वैदिक during the sorry during the later Vedic era, larger kingdoms emerged as major tribes। कई सारे ट्राइबल ग्रुप जो होंगे वो बड़े हो जाएंगे और इनको जना के नाम से जाना जाएगा। पहले ग्रुप क्या थे, छोटे थे, कम लोग थे, धीमे धीमे वो ग्रुप बड़े हो गए और उन्हें बोला जाएगा जना। और amalgamated to form जनपद। एमलगमेशन का देखो, एमलगमेटेड है ये, इससे मतलब है मिलकर, बहुत सारे जना मिलकर क्या बनाएंगे, जनपदा बनाएंगे। और जनपद को ही राष्ट्र बोलते हैं, जनपद को क्या बोलते हैं, राष्ट्र बोलते हैं। Consequently, royal authority expanded alongside the kingdom's growth। और जैसे जैसे किंग का ग्रोथ होगा वैसे वैसे ही रॉयल अथॉरिटी बढ़ती चली जाएगी। रॉयल अथॉरिटी मतलब सरकार का नियंत्रण। To enhance his prestige, the king conducted various ceremonies and sacrifices, including राजसूय यज्ञ। अब क्योंकि देखो मोनार्क कोई बनेगा और मोनार्क को अपनी वैल्यू बना के रखनी है, तो वो क्या करेगा, बड़े बड़े यज्ञ हवन किया करेगा। और उसमें से एक तरह का यज्ञ जो था उसे बोलते थे राजसूय यज्ञ। इसके अलावा और क्या होगा, अश्वमेध यज्ञ, हॉर्स का सैक्रिफाइस, एंड वाजपेय यानी चैरियट रेस, रथों की दौड़। टाइटल सच एज राजा विश्व जना और अहिल भुवनपति। अहिल भुवनपति का मतलब लॉर्ड ऑफ द अर्थ, पूरी धरती के मालिक। कहने वाली बात ये हुई कि राजाओं के नाम के आगे बड़े बड़े टाइटल लगाए जाने लगेंगे, जिससे राजा को ये सुनकर अच्छा लगे कि वही पूरी धरती का मालिक है, उसके बराबर और कोई भी राजा बड़ा नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, ये इनके मन की बातें हैं। बाकी ये रूल तो छोटे एरिया पर ही कर रहे हैं। और अभी ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा होंगे जो अलग अलग अपने अपने टाइटल्स ले रहे हैं। वही है। तो एकरात और सम्राट। एकरात और सम्राट का मतलब हुआ अकेला एकमात्र राजा। एकमात्र राजा मतलब सोल रूलर,
उसी की बातें पूरे राज्य में चलेंगी। In the later Vedic period, alongside existing officials like the Purohit, Senani, and Gramini, a plethora of additional administration played active role. अब यहाँ पे बताया गया कि लेटर वैदिक टाइम में बहुत सारे अधिकारी बना दिए जाएंगे और इन सभी काम अपना अपना काम कैसे करना होगा और वो काम इनको असाइन कर दिया जाएगा। जैसे कि किसी को ट्रेजरी ऑफिसर बना दिया जाएगा, कोई टैक्स कलेक्टर होगा, कोई मैसेज को पहुंचाएगा, उसे रॉयल मैसेंजर बोलेंगे। गवर्नेंस एट द ग्रास रूट लेवल वाज ओवरसीन बाय विलेज असेंबली। अगर हम बिल्कुल बात करें कि हकीकत में ग्रास रूट लेवल पर जमीनी तौर पे क्या ये चीजें पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी, तो यस, ये सब चीजें जमीनी लेवल पर इम्प्लीमेंट होगी। और आज भी ध्यान दीजिएगा, आज भी हमारे देश में ये सारी चीजें हैं और हम इनका पालन करते हैं। However, during the later Vedic period, the influence of Samiti and Sabha diminished. ध्यान दो, समिति एंड सभा सबसे इम्पोर्टेंट कब थी? वैदिक टाइम में। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि वैदिक टाइम के बाद जब लेटर वैदिक टाइम आएगा तो बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो वैसे ही समिति एंड सभा ये खत्म कर दी जाएंगी कब? लेटर वैदिक टाइम में। जबकि वैदिक टाइम में हमने पढ़ा था कि बड़े लोगों की सभा, आम लोगों की सभा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहे क्योंकि इनकी पावर खत्म कर दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक कंडीशन की लेटर वैदिक टाइम में। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है? आयरन बिकम वाइडस्प्रेड, एडिंग डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अब देखो सोचो, लोहे की वजह से डिफॉरेस्टेशन कैसे हो रहा है वो समझेंगे हम लोग। क्योंकि लोहे से कुल्हाड़ी बनाना आसान हो गया। अभी तक ये लोग पत्थर का उपयोग कर रहे थे, है ना, पेड़ों को काटने के लिए। अब इनको जैसे मालूम पड़ा मेटल के बारे में, तो इन्होंने सबसे पहले आयरन के हथियार बनाए और इन हथियारों का उपयोग डिफॉरेस्टेशन में सबसे ज्यादा होने लग जाएगा और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए भी ये सुइटेबल हो गए। तो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट कटिंग यहाँ से शुरुआत होती है। Agriculture remained the primary occupation with improved farming tools and enhancing productivity. तो अभी भी वहाँ के लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर रहेगा और अब इनके पास एडवांस टूल आ जाएंगे जो कि आयरन से बनेंगे। Wheat and rice cultivation along with the barley become common, supported by knowledge of fertilizers. कहने वाली बात ये कि उस जमाने में भी इन लोगों को फर्टिलाइजर्स के बारे में आइडिया था, यानी ये भी फर्टिलाइजर्स को उपयोग में लाते होंगे। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज डाइवर्सिफाइड लीडिंग टू स्पेशलाइजेशन इन मेटल वर्क। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ मेटल वर्क करेंगे, मेटल का काम, लोहे का, धातु का। कुछ लेदर वर्क, एक चमड़े का काम करेंगे, कुछ कारपेंट्री, कुछ पोएट्री, पॉटरी, पॉटरी मटके बनाना। तो अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही है लेटर वैदिक टाइम में। बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एक्सपेंडेड व्हेन seafaring trade routes established, including exchange with places like Babylon. बेबीलोन वही जगह है जो सिकंदर का एरिया है, ठीक है। अब मेटल का काम हो रहा है, लेदर का काम हो रहा है, कारपेंट्री हो रही है, पॉटरी हो रही है। इन सभी चीजों को बेचा और खरीदा जाएगा। जो हमारे पास चीजें एक्स्ट्रा होंगी उन्हें हम बेचेंगे और जो हमारे पास नहीं होगी उनको हम खरीदेंगे। और पुराने जमाने में जो ट्रेड है वो बेबीलोन तक था। बेबीलोन यानी सिकंदर वाला जो एम्पायर है, जिसे हम लोग ग्रीस बोलते हैं, वहां तक हमारा ट्रेड होता था। A hereditary merchant class, the Baniya, emerged alongside trading activities of the Vaishya, who often formed guilds known as Jana. अब देखो यहाँ पे कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें बनिया या वैश्य का टर्म दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि वही वैश्य है जो आज टाइम में अग्रवाल उनको बोल रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पुराने जमाने से चल रहे हैं। अगला है गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन सच एज सतमाना और कृष्णाला वर यूटिलाइज्ड अलोंगसाइड द ऋग वैदिक नेशन एज अ करेंसी फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शन। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, सिल्वर और गोल्ड के कॉइन चलना स्टार्ट हुए हैं लेटर वैदिक टाइम में। ऋग वैदिक टाइम में चल रहा था निशक, ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको,
सतमाला और कृष्णाला, ये लेटर वैदिक के कॉइन है, गोल्ड और सिल्वर के, जबकि ऋग्वेदिक टाइम में निशब्द चलता था करेंसी के फॉर्म में। और ये सब कुछ किसमें काम में आएगा? कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन करने में। अगली चीज देखिए, लेटर वैदिक एज की सोसाइटी कैसी है। तो सोसाइटी को समझने के लिए देखो क्या था, वैदिक टाइम में तो ऐसा था कि जो वर्क जो भी इंसान कर रहा है उस आधार पर उसकी जाति निर्धारित होती है। लेकिन लेटर वैदिक टाइम में सोसाइटी में वर्ण सिस्टम रिजिड हो जाएगा। देखिए, द लेटर वैदिक पीरियड solidified the establishment of four social division known as the Varna system, comprising Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra। यानी डिवीजन कर दिए गए चार। Brahmin and Kshatriya enjoyed privileges that Vaishya and Shudra did not possess। कहने वाली बात यह हुई, ब्राह्मण और क्षत्रिय को टैक्स वगैरह देने में इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, जबकि शूद्र और वैश्य को ये वाले बेनिफिट नहीं होंगे। Although Brahmin held a higher social status than Kshatriyas, dispute over superiority between the two were not uncommon। कहने वाली बात ये थी कि सोसाइटी में सबसे टॉप पोजीशन पर जो है वो लोग हैं ब्राह्मण। सबसे टॉप पोजीशन में कौन है? ब्राह्मण। जबकि राजा का नंबर भी ब्राह्मण की बात आ रहा है, तो इस वजह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। ठीक है, ब्राह्मण एंड जो क्षत्रिय लोगों में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी तरह से मॉडल की जाएंगी जो कि बाद में दिक्कत कर रही थी सोसाइटी के अंदर। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो हो गया, उसके बाद सब कास्ट भी है। मतलब कास्ट का भी फ्रैक्शन है, हमने डिवीजन कर दिया बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन emerged during this period, adding further complexity to the social hierarchy। बट अब जो नए नए वर्क स्टार्ट होंगे उस आधार पे अब नए नए ऑक्यूपेशन बनेंगे और नए ऑक्यूपेशन के आधार पर उनकी जाति भी निर्धारित होगी, ऐसा प्लान किया गया। Furtherly, authority within the family strengthened during the later Vedic era with no significant improvement in the state of the Union। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह कि अथॉरिटी में फादर रूल कर रहा है और फीमेल की कंडीशन आपकी ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। वुमेन कंटिन्यू टू बी व्यूड एज इंफीरियर एंड सर्वेंट टू मेन। अब ये माना जाने लग रहा है कि फीमेल जो है वो सुपीरियर नहीं है, वो इंफीरियर है और वो मैन के सर्वेंट टाइप के लोग हैं। With restrictions on their political right to attend assemblies and right in child marriage। अब ये बोला जा रहा है कि फीमेल को पॉलिटिकल राइट्स नहीं होंगे और असेंबलीज वगैरह में, मतलब असेंबलीज वगैरह में अटेंड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन काम जो होना चाहिए फीमेल का वो बच्चों को बड़ा करना और मैरिज करना। ऐसा डिसाइड कर दिया गया कब? लेटर वैदिक एज में। उससे पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं बोली गई थी। According to the Atharva Brahman, daughters were considered source of unhappiness। देखो कैसी बातें बोलती है, ये वेदों में लिखा हुआ है। अथर्व ब्राह्मण के अकॉर्डिंग फीमेल मतलब बच्चियों को, लड़कियों को माना जा रहा है सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस। ऑल्दो वुमेन इन रॉयल हाउसहोल्ड एंजॉय कंसिडरेबल एडवांटेज। यानी जो रॉयल फैमिली बिलोंग कर रहे हैं उनके तो मजे हैं, बट बाकी लोगों की ये दिक्कत है। देन नेक्स्ट देखिए, रिलीजन की बात करते हैं लेटर वैदिक एज में। द लेटर वैदिक पीरियड सॉ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वर्ना सिस्टम कंप्राइजिंग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो एक तो ये चीज डिसाइड हो गई लेटर वैदिक टाइम में कि अब वर्ण सिस्टम होगा विद वेरिंग प्रिविलेजेस एंड स्टेटस अमंग द कास्ट। और अलग अलग कास्ट को अलग अलग तरीके से सेटिस्फाई किया जाएगा या फिर उनको थोड़ा बेनिफिट दिया जाएगा। Brahmins and Kshatriyas held certain advantage over Vaishya। अब देखो ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य से ऊपर है एंड शूद्र यानी शूद्र से ऊपर है और वैश्य से ऊपर है। Although disputes over superiority between Brahmins and Kshatriya were not uncommon, चंदन में फाइट होती रहेगी। क्या ये रिपीट हो गया है क्या? ओके, सोशल लाइफ। ओके, इतना ही है बेसिकली। ये पार्ट रिपीट हो गया, इसकी मैं दूसरी स्लाइड आपको ये थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, ये रिपीट हो गया। रिलीजन रिलीजन में बस इतना समझ लीजिए आप, अभी तक जो कास्ट सिस्टम चल रहा था
वहाँ पे अगर हम रिलीजन में पूजा पाठ की बात करते हैं तो जो पूजा पाठ किया जा रहा था वो समझ लीजिए कि जो रिलीजन था, जो गॉड थे वो नेचर थी वैदिक टाइम तक, और लेटर वैदिक में नए नए गॉड जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये इमर्ज हो गए, और अब मूर्ति पूजा स्टार्ट हो जाएगी और रिलीजन का जो सिस्टम होगा वो रिजिड हो जाएगा। यानी ऐसे मंदिर में जाना, जिनको उतारने पड़ेंगे, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, वो सब बातें यहाँ पे डेवलप की जाएगी। और ये सब कुछ डेवलपमेंट जो होगा वो कब होगा? लेटर वैदिक एज में होगा। ठीक है, तो ये हमारा वैदिक एज और लेटर वैदिक एज का एक डिस्क्रिप्शन हो गया। थोड़ा अगर कोई भी बुक आपके पास है उससे पढ़ेंगे। इतना ही रखेंगे आज। कल की क्लास में हम एक नया टॉपिक ले लेंगे, जनपद या महाजनपद या फिर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। हम लोग वो टॉपिक पहले करेंगे जो एंशिएंट इंडिया में काम वाले में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितना एंशिएंट इंडिया बहुत कुछ लिखा हुआ है, अपना काम का नहीं है, हमें वही टॉपिक पढ़ने चाहिए जिनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल। ओके पूनम, नीरू, प्रभजोत, समझ में आ रहा है बेटा? मतलब आप लोग सॉरी